Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times net qualified. Also, I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के एमए सेमेस्टर 4 के सोशोलॉजी के सोशल मूवमेंट इन इंडिया पेपर टाइटल का जो पेपर है उसे सॉल्व करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। ये आपका जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट होने वाला है। हम इसके 75 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करने वाले हैं। 75 कंप्लीट है हमारे। क्वेश्चन है हमारा, बिश्नोई मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। बिश्नोई आंदोलन को निम्नलिखित में से किसके विरोध में शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं आपके, पेड़ काटना, लिंग भेद, जानवरों की हत्या, बढ़ता प्रदूषण। तो बिश्नोई मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शंस हैं आपके, कटिंग द ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज, इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो बिश्नोई मूवमेंट जो था ये आपके पेड़ के काटने से रिलेटेड था, जो ट्रीज़ की कटिंग से रिलेटेड था। पेड़ जो थे वो काटे जा रहे थे तो लोग उसके अगेंस्ट में लोगों ने मूवमेंट किया था। तो बिश्नोई मूवमेंट आपका कटिंग ऑफ ट्रीज से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनवायरमेंटल मूवमेंट बिगेन इन इंडिया ड्यू टू विच ऑफ दीज कंडीशन। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन किस नई दिशा के फलस्वरूप आरंभ हुआ? ऑप्शंस हैं आपके, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण, लास्ट है आपका मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण। तो जो भी आपके पर्यावरणीय आंदोलन थे वो कौन सी कंडीशन जो थी उसके अगेंस्ट में आए? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये आपका लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन जो है, उदारीकरण, अ, ये जब लिबरलाइजेशन आया उसके वो एक नई दशा आई थी, एक नया कंडीशन आया था, उसके ही उसमें आपके जो मूवमेंट थे वो स्टार्ट हुए। ये जो आंसर्स आपको बताए गए हैं ये कानपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आंसर की से टैली करने के बाद बताए जा रहे हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी की जो अपनी ऑफिशियल आंसर की है उससे भी मैंने टैली किया है, उसके बाद इन आंसर्स को मैंने दिया है। तो जो यूनिवर्सिटी में बताए गए हैं वो आंसर्स हैं इसमें। मे बी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप अपने एंड से भी उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइलेंट वैली मूवमेंट इन केरला। केरल में शांत घाटी आंदोलन का उद्देश्य निम्नांकित में से क्या था? ऑप्शंस हैं आपके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण से रक्षा, सेफ्टी ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स यानी कि वन्य प्राणियों की रक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण से रक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एपिडेमिक्स यानी कि महामारियों से रक्षा। तो जो भी आपकी केरल में शांत घाटी मूवमेंट था वो साइलेंट वैली मूवमेंट, वो फॉरेस्ट एनिमल्स जो थे उनसे उनको उनकी रक्षा के लिए था, फॉरेस्ट एनिमल की सेफ्टी के लिए था, वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मूवमेंट। भारत में पर्यावरण आंदोलन निम्नांकित में से आंदोलन के किस प्रकार को दर्शाता है? तो जो इन्वायरमेंट मूवमेंट है वो किस टाइप ऑफ मूवमेंट में आते हैं? ऑप्शंस है आपके, ऑटोनॉमस मूवमेंट, स्वायत्त आंदोलन, रिफॉर्म मूवमेंट, सुधारवादी आंदोलन, प्रोटेस्ट मूवमेंट यानी कि विरोधपूर्ण आंदोलन,
और ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट यानी कि रूपांतरकारी आंदोलन। अभी आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा है इंडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जंतर मंतर पर बहुत सारे स्टूडेंट कलेक्ट हुए हैं और वो मूवमेंट कर रहे हैं। यह आपका विरोधपूर्ण आंदोलन का एग्जाम्पल है। ये आपका एकदम रीसेंट करंट का है, तो मैंने आपको बताया कि प्रोटेस्ट मूवमेंट ये है। इसमें जो ऑप्शन है आपका एनवायरमेंट मूवमेंट, ये आपका ऑटोनॉमस मूवमेंट होगा, स्वायत्त आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कोई रिफॉर्म नहीं है इसमें और इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं है, तो ये ऑटोनॉमस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनवायरमेंटल मूवमेंट आर रिलेटेड टू। पर्यावरणीय जो आंदोलन है वो पर्यावरण आंदोलन संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं आपके वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन मृदा प्रदूषण। तो ये जितने भी मूवमेंट हैं इन सभी से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ विमेन मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन एक महिला आंदोलन का उद्देश्य है। महिला जो आंदोलन होते हैं विमेन मूवमेंट होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो महिला आंदोलन का एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शंस हैं आपके अबॉलिशन ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उन्मूलन, इकोनॉमिक इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वेमेन, स्त्री पुरुषों के बीच आर्थिक समानता, लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन यानी कि अबॉलिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एंड लास्ट है आपका लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन, और उसके बाद लास्ट है आपका रेडिकल चेंज इन ट्रेडिशनल सिस्टम यानी कि परंपरावादी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इसमें दो ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट इसमें होगा कि कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सिस्टम को भी ख़त्म करने की बात की जाती है, बट फर्स्टली अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उस पॉइंट को आप कंसीडर करेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे हमें कोड बेस्ड मिल रहा होता क्वेश्चन ऐसा कि जिसमें ए बी सी करेक्ट है या ए बी करेक्ट है, तो आप इसके साथ भी जा सकते थे, ये दोनों करेक्ट हो जाते। लेकिन देखिए सिमिलैरिटी एंड इक्वालिटी की तो बात ही नहीं है। अगर इक्वालिटी होगी तो मूवमेंट होने की कोई बात ही नहीं है। इनइक्वालिटी है कहीं ना कहीं, तो वो नहीं होगा, और रेडिकल चेंज ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली जो देखा जाए तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर हम सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंसेप्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस वेयर वर्कर्स फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर लेबर एंड प्रोडक्ट्स। कौन सी अवधारणा जो है उस प्रक्रिया की व्याख्या करती है जिसमें श्रमिक अपने श्रम और उत्पादों से अलग थलग महसूस करते हैं। जो श्रमिक हैं वो अपने ही प्रोडक्ट से, अपने ही उत्पादों से, और जो भी वो अ, उत्पादन करते हैं उससे और अपने श्रम से भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग महसूस करते हैं, डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, अलग थलग। तो ऑप्शन है आपका एलिनेशन अलगाव, क्लास कॉन्शियसनेस यानी कि वर्ग चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस यानी कि झूठी चेतना, डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो ये जो बेसिकली कंसेप्ट है ये आपकी क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है। क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है, कार्ल मार्क्स जैसे बताते हैं। उसमें ये बताते हैं कि जब जो श्रमिक है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसे उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा होता, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं ना कहीं जो वो अपने श्रम से या अपने प्रोडक्ट जो वो करता है उस सब से वो एलिनेटेड फील करता है। तो ये क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्क्सिस्ट मूवमेंट। मार्क्सवादी आंदोलन के संदर्भ में झूठी चेतना क्या है। झूठी चेतना क्या है? ऑप्शन है आपके यहाँ हाई अवेयरनेस ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन, वर्ग शोषण के प्रति उच्च जागरूकता, वो फॉल्स नहीं हो सकती। फिर है व्हेन द प्रोलेटरियर एक्सेप्ट द आइडियोलॉजी ऑफ बुर्जोसी,
जब सर्वहारा वर्ग जो है वो पूंजीपति वर्ग की विचारधारा को स्वीकार कर लेता है। तो फिर है आपका द एबिलिटी ऑफ बुर्जुआशी टू मैनेज इंडस्ट्रीज। पूंजीपति वर्ग को उद्योगों को प्रतिबंधित करने की जो क्षमता है वो। लास्ट है आपका द फॉल्स बिलीव दैट रेवोल्यूशन इज नेसेसरी। गलत चेतना श्रमिकों को उनके वास्तविक शोषण को पहचानने से रोकती है। तो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि जब सर्वहारा वर्ग जो है वो पूंजीपति की जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके अपना काम करता रहता है। उसे लगता है कि वो वर्कर ही है और वही रहेगा, वो कितनी भी मेहनत कर ले वो नहीं कर सकता। तो वो कहीं ना कहीं फॉल्स कॉन्शियसनेस में आता है। बट जब उसमें क्लास कॉन्शियसनेस आती है तो वो रिवोल्ट करता है कहीं ना कहीं, तब वो जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं तब ये कहते हैं कि ये क्लास स्ट्रगल ख़त्म होगा और ये आपका जो पूंजीपति ये जो चल रहा है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये एंड होके वो सोशलिज्म या फिर आपका वो समाजवाद आएगा। तो व्हेन इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, व्हेन द प्रोलेटरिएट एक्सेप्ट दैट आइडियोलॉजी ऑफ बुर्जुआसीज। आप जानते हैं कि वो वर्ग संघर्ष की जो थ्योरी देते हैं उसमें दो वर्ग बताते हैं, बुर्जुआ और सर्वहारा। तो वो सर्वहारा वर्ग जो है वो श्रमिक है और जो आपका बुर्जुआसीज है यानी कि जो बुर्जुआ वर्ग है वो आपके पूंजीपति वर्ग है। पूंजीपति वर्ग जो है वो उसके हाथ में वो सब कुछ है, हैव्स वाला है वो। और जो सर्वहारा वर्ग है वो मेहनत करता रहता है। तो वो कहीं ना कहीं फॉल्स कॉन्शियसनेस में जी रहा होता है। बट एक टाइम आता है जब उसमें रियल कॉन्शियसनेस आती है और तब वो रिवोल्ट करता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मार्क्स के अनुसार समाजवादी आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या है। जब ये आपके मार्क्स जो हैं ये सोशल ये क्लास स्ट्रगल की थ्योरी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि वो एक टाइम ऐसा आएगा जब कैसी सोसाइटी आ जाएगी, क्योंकि वो हमेशा से क्लास को हमेशा से वो ये देख रहे हैं कि जो क्लास है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वो डिवाइड रहती है, उसमें स्ट्रगल चलता रहता है। तो वो कैसा चाहेंगे। ऑप्शन से आपका वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं यानी कि कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, क्लासलेस सोसाइटी की बात, वर्गहीन समाज की बात करते हैं, मोर एफिशिएंट मार्केट की बात करते हैं, अधिक कुशल बाजार की बात करते हैं, या फिर इंक्रीज वेजेस यानी कि बढ़ी हुई मजदूरी की बात करते हैं। तो वो कहते हैं जब समाजवादी आंदोलन होगा तो कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि सोसाइटी क्लासलेस हो जाएगी, वहाँ पे कोई वर्ग ही नहीं रह जाएगा, ऐसा हो उनका। ये एक यूटोपिया वाली बात है, कल्पना करी उन्होंने। ऐसा हुआ नहीं, ना ही हो सकता है कि वर्ग ही ना रहे सोसाइटी में, लेकिन ये उनका अपना मानना था। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा, वो वर्गहीन समाज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब क्लास स्ट्रगल होगा और ये सोशलिस्ट मूवमेंट होगा और फिर क्लासलेस सोसाइटी आएगी, ऐसा उनका मानना था, ये गोल था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ हिस्टोरिकल चेंज इन मार्क्स थ्योरी। मार्क्स के सिद्धांत में ऐतिहासिक परिवर्तन का मूलभूत तंत्र क्या है। जो मार्क्स की थ्योरी थी, मार्क्स के सिद्धांत में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ उसमें मूलभूत तंत्र जो है वो क्या है। तो ऑप्शंस हैं आपके पॉलिटिकल नेगोशिएशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी कि राजनीतिक वार्ता और तकनीकी नवाचार, क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्ग संघर्ष, और लास्ट है आपका रिलीजियस मूवमेंट यानी कि धार्मिक आंदोलन। तो जो मार्क्स के सिद्धांत थे उसमें ऐतिहासिक परिवर्तन जो था उसका मूलभूत अगर हम देखें तो तंत्र क्या था, मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो क्या था, वो आपका क्लास स्ट्रगल ही था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। जो ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा था वो उसका अगर हम एक फंडामेंटल मैकेनिज्म देखें तो वो क्लास स्ट्रगल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म डिड मैक्स वेबर यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच अ charismatic movement transforms into a stable institutionalized organization।
मैक्स वेबर ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जिसके द्वारा एक करिश्माई आंदोलन एक स्थिर संस्थागत संगठन में परिवर्तित हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन है आपके रैशनलाइजेशन ऑफ एक्शन, यानी कि सोशलाइजेशन ऑफ मूवमेंट, आंदोलन का समाजीकरण, रूटिनाइजेशन ऑफ कैरिश्मा यानी कि करिश्मा का नियमितीकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ एक्शन कार्रवाई का युक्तिकरण, और ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि नौकरशाही का परिवर्तन। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इसमें? तो इसमें आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूटिनाइजेशन ऑफ कैरिश्मा, जो करिश्मा है उसका नियमितीकरण। तो मैक्स वेबर जो है वो आपके करिश्माई आंदोलन यानी कि कैरिस्मेटिक जो मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, उसमें आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल चेंज व्हाट डिड वेबर कंसीडर द मेन लिमिटेशन ऑफ प्योरली कैरिस्मेटिक मूवमेंट? सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में वेबर ने जो विशुद्ध रूप से करिश्माई आंदोलन की मुख्य सीमा क्या मानी? उन्होंने कहा इट इज़ टू स्लो, ये बहुत धीमी है। इट इज़ अनस्टेबल एंड टेम्परेरी, ये अस्थिर और अस्थायी है। इट लैक्स पॉपुलर सपोर्ट, इसे जन समर्थन का अभाव है। इट इज़ टू रेशनल, यानी कि ये बहुत अधिक तर्क संगत है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सामाजिक परिवर्तन है उसके संदर्भ में जब करिश्माई आंदोलन की लिमिटेशन की बात आती है तो मैक्स वेबर इसे बता रहे थे। तो मैक्स वेबर ने बताया कि ये कहीं ना कहीं ये अनस्टेबल और टेम्परेरी है, अनस्टेबल और टेम्परेरी है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर which type of authority is most likely to initiate a social movement or radical social change? मैक्स वेबर के अनुसार किस प्रकार की सत्ता सामाजिक आंदोलन या आमूल सामाजिक परिवर्तन को शुरू करने की सबसे अधिक संभावना रखती है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रेडिशनल अथॉरिटी, लीगल रैशनल अथॉरिटी, कैरिस्टोमेटिक अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी। पारंपरिक प्राधिकरण, कानूनी तर्क संगत अधिकार, करिश्माई अधिकार, या फिर नौकरशाही प्राधिकरण। अथॉरिटी यानी कि सत्ता होती है, यहाँ पे प्राधिकरण भी लिखा हुआ है, आप इसे सत्ता भी लिख सकते हैं। तो मैक्स वेबर थे जो अथॉरिटी की थ्योरी देते हैं। अगर आपको मैक्स वेबर की थ्योरी देखनी है तो आप देखिएगा, तो इसमें मैक्स वेबर से रिलेटेड आपको लेक्चर चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार किस प्रकार की सत्ता जो है वो सामाजिक आंदोलन में, अगर हम आमूल सामूहिक रेडिकल चेंज की बात करते हैं तो कौन ऐसा रखता है? रेडिकल चेंज जो है वो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी जो है वो रेडिकल चेंज इनिशिएट कर सकती है, उसकी संभावना रखती है। तो ऑप्शन नंबर, वो बेसिकली कैरिस्मेटिक लीडर यानी कि जो एक कोई ऐसा लीडर है वो कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी ऐसा कर सकती है जो मूवमेंट इस तरीके का लाए कि समाज में एक रेडिकल चेंज या फिर एक आमूल परिवर्तन हो जाए समाज में। नेक्स्ट है आपका, हुज मेन एम वॉज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड कास्ट? निम्नलिखित में से किसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था? जो बैकवर्ड सोसाइटीज़ थी उनका उत्थान करना किसका मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शंस हैं आपके, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो जो बैकवर्ड्स के बारे में बात करते हैं, बैकवर्ड्स के लिए, तो ये आपका सत्यशोधक समाज होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ऑप्शन है आपके, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, राजा राम मोहन रॉय। तो फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है
ये आपके राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद के जनक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर सोशल मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य कारक है। यहाँ पे एसेंशियल फैक्टर की बात हो रही है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। ऑप्शन है आपकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर यानी कि संस्थात्मक संरचना, आइडियोलॉजी यानी कि वैचारिकी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट वर्ग संघर्ष, एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। तो ये जो आपके सोशल मूवमेंट होते हैं उसमें अनिवार्य जो है सबसे ज़्यादा सबसे पहली चीज़ अगर आती है किसी भी मूवमेंट की, तो हर एक मूवमेंट की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है जिस आइडियोलॉजी को लेके वो मूवमेंट किया जाता है। जैसे कि कुछ मूवमेंट जो है उसमें आपका कुछ वो तो होना चाहिए ना कि आप किस लिए मूवमेंट कर रहे हो, किस तरह से आप उस मूवमेंट को परफॉर्म करने वाले हो, क्या किस आइडियोलॉजी को लेके क्या विचारधारा लेके आप कर रहे हो। तो विचारधारा जो है या वैचारिकी है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी आइडियोलॉजी जो है वो होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आता है द दलित पैंथर मूवमेंट emerged इन विच स्टेट। दलित पैंथर आंदोलन जो है वो किस राज्य में उभरा था, दलित पैंथर मूवमेंट। ऑप्शंस हैं आपके यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दलित पैंथर जो मूवमेंट था ये आपका महाराष्ट्र में इनिशिएट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर हु एक्सप्लेन्ड द emergence of social movement on the resource mobilization theory is। सामाजिक आंदोलन के प्रादुर्भाव उस प्रमुख लेखक का नाम बताइए जिसने संसाधन जुटाने के सिद्धांत के आधार पर सामाजिक आंदोलन के उद्भव की व्याख्या की। ऑप्शन है आपके लेविस कोजर, नील स्पेंसर, एंथनी गिडन्स एंड जॉन मैकार्थी। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो थ्योरी है वो किसने बताई थी इसमें से। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी जॉन मैकार्थी जो थे वो आपके रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके लेविस कोजर, मॉर्टन लिप्सेट, जीन कोहेन एंड रॉल डैरनडॉफ। तो ये डैरनडॉफ की बुक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। बुक्स कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं तो इन्हें ज़रूर से लर्न कर लें। अब जैसे यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाली बुक पूछी गई है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो ये डैरनडॉफ की है। लेकिन इसके अलावा इसमें कोजर और कोहेन और लिप्सेट वगैरह ऑप्शन में दिए हैं, तो इन राइटर्स की बुक भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। कई बार जैसे इसमें दिया है कि सोशल मूवमेंट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लें। कई बार हो सकता है कि कोड बेस आ जाए, उसमें कौन कौन सी जो है वो सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं हैं या नहीं है करके ऐसा आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। तो सोशल मूवमेंट का तो इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप सोशल मूवमेंट वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल पे और आप देख लेंगे जाके वहाँ पे, अगर आप सोशल मूवमेंट पढ़ना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द थ्योरी प्रेजेंटेड बाय अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट वैलिस रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ सोशल मूवमेंट इज। अमेरिकी समाजशास्त्री जो वैलिस थे उनके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के सिद्धांत का नाम है। ऑप्शन है आपका थ्योरी ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ रिवाइटलाइजेशन,
शक्ति का सिद्धांत, पुनर्जीवन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट यानी कि सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी यानी कि प्रकार्यवादी सिद्धांत। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर आपका थ्योरी ऑफ रिवाइटलाइजेशन यानी कि पुनर्जीवन का सिद्धांत होगा। एंथनी वेलेस थे, उन्होंने सोशल मूवमेंट यानी कि जो सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए थे, उसमें वेलेस ने ये दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कंसीडर्ड कॉन्फ्लिक्ट एज रियलिस्टिक एंड नॉन रियलिस्टिक? निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने संघर्ष को यथार्थवादी और अयथार्थवादी या फिर वास्तविक और अवास्तविक दोनों माना है? कौन से थिंकर हैं? ऑप्शन है आपके रैंडल कॉलिंस, लेविस कोजर, नील स्पेंसर, रॉबर्ट मॉर्टन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये आपके लेविस कोजर हैं। कोजर यथार्थवादी और अयथार्थवादी दोनों मानते हैं संघर्ष को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज लेड बाय? अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद कासिम नानातवी और शिबली नोमानी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? तो सर सैयद अहमद खान के लीडरशिप में यानी कि उनके नेतृत्व में ये जो मूवमेंट था ये हुआ था, अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान इससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ की डिफरेंस बिटवीन रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी आंदोलन के बीच एक प्रमुख अंतर था? ऑप्शन है, सुधारवादी ने अतीत की ओर देखा और पुनरुत्थानवादी ने भविष्य की ओर देखा। रिफॉर्मिस्ट लुक्ड टू द पास्ट एंड रिवाइवलिस्ट लुक एट टू द फ्यूचर। ऑप्शन नेक्स्ट है आपका, रिफॉर्मिस्ट फेवर्ड ट्रेडिशन, रिवाइवलिस्ट फेवर्ड मॉडर्नाइजेशन। सुधारवादियों ने परंपरा का समर्थन किया और पुनरुत्थानवादियों ने आधुनिकीकरण का समर्थन किया। फिर है आपका कि रिफॉर्मिस्ट एम्ब्रेस्ड वेस्टर्न आइडियाज, रिवाइवलिस्ट फोकस्ड ऑन रिस्टोरिंग एंशियंट प्योरिटी। सुधारवादियों ने अक्सर पश्चिम के विचारों को अपनाया और पुनरुत्थानवादियों ने प्राचीन शुद्धता को बहाल करने पर केंद्रित किया उन्होंने अपना ध्यान। नेक्स्ट है, देयर वॉज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस यानी कि कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल हटा दीजिए कि क्योंकि वो तो है ही नहीं। इनमें से तीन होंगे, इन तीनों में से आप देख सकते हैं क्योंकि अंतर तो है ही रिफॉर्म और रिवाइवलिस्ट दोनों मूवमेंट पे। तो कौन सा है? तो आपने देखा कि जो भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है ये आपके वेस्टर्न इफेक्ट के बारे में है। ये आपके वेस्टर्न आइडियाज़ को एम्ब्रेस करने की बात करते हैं और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो प्राचीन शुद्धता है, प्राचीन जो भी चीज़ें हैं उनको बनाए रखने की बात करते हैं। पुनरुत्थानवादी मूवमेंट जो है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आता है आपका, द स्लोगन बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपकी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो ये जो है ये आपका दयानंद सरस्वती का स्टेटमेंट है, बैक टू वेदास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा एंड फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और ब्रह्म समाज का संस्थापक भी कहा जा सकता है, कहा जाता है? तो ये देखिए दो क्वेश्चन है। आपसे ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता था कि फादर ऑफ भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है या फिर ब्रह्म समाज का स्थापक कौन है। पर यहाँ पे आपको एक अच्छी बात है कि दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। हो सकता है कुछ लोगों को भारतीय पुनर्जागरण का जनक ना पता हो लेकिन ब्रह्म समाज का जो फाउंडर है वो पता हो, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये आपके नन अदर देन राजा राम मोहन रॉय होंगे। तो क्योंकि वो ही आपके ब्रह्म समाज के फाउंडर थे तो वही आपके इंडिया रेनेसा यानी कि भारत में पुनर्जागरण के जनक भी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
ये हो गए आपके टोटल 100 क्वेश्चन इंडियन सोशल मूवमेंट इन इंडिया पेपर के। आई होप जो ये वीडियो लेक्चर है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। मेरे पास और काफ़ी पेपर्स हैं जिन्हें मैं सॉल्व करूँगी, क्योंकि ये जो PYQs होते हैं, ये जो आपको ऑप्शंस MCQ पेपर्स मुझे मिल रहे हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं आपके, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो जो भी ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं तो उन पे आप जैसे सॉल्व किए हुए ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप सॉल्व करते हैं तो कई बार आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत से स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये आपको प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। सो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए, इसे देखिए भी। और जो भी आपके क्लासमेट हैं, जूनियर हैं, जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ और सब्जेक्ट्स के भी पेपर हैं, तो आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरे पास होगा तो मैं वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।